हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 3, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन से संबंधित प्रश्न। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, जिसे कि हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं। पहला है, निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह पहचान कर लिखिए। ओके, तो इस दिए गए यौगिक में हमको क्या पहचानना है? क्रियात्मक समूह को पहचानना है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं C3H7OH, C4H9Cl, C3CHO, C5H11COOH क्या है? यौगिक है। तो इसमें चलिए क्रियात्मक समूह को पहचानते। तो C3H7 में OH क्रियात्मक समूह है, C4H9Cl में क्या है? Cl क्रियात्मक समूह है, CH3CHO में CHO क्रियात्मक समूह है, एवं C5H11COOH में कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो वो है COOH। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर OH है, तो इसका जो क्रियात्मक समूह होता है ये क्या होता है? एल्कोहल होता है। Cl का क्या होता है? यह हेलो होता है अर्थात क्लोरो है। एवं CHO का जो क्रियात्मक समूह होता है वह एल्डिहाइड होता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और COOH का जो क्रियात्मक समूह होता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ओके, तो चलिए हम तो इसका नाम तो बता दें कि इसका क्रियात्मक समूह कौन कौन से होता है। तो चलिए इसके नाम को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर C3H7OH। ओके, तो यहाँ पर C कार्बन के कितने अणु हैं या फिर कार्बन के कितना मॉलिक्यूल्स? यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर होता है मीथेन, एथेन, ब्यूटेन। अगर यदि एक होता तो मीथेन होगा, 2 होता तो एथेन होता है, यदि 3 है तो क्या होगा? प्रोपेन। तो इस प्रकार से होगा प्रोपेन। और यहाँ पर OH इसका जो अनुलग्न जुड़ता है वह एल्कोहल का वह आल जुड़ता है, तो इस प्रकार से होगा प्रोपेनॉल। ओके, सेकेंड है C4H9Cl। यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वह Cl है, क्लोरो है। तो चलिए इसका जो नाम है उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स है, तो 4 मॉलिक्यूल्स के लिए नाम बोला जाता है वह है ब्यूटेन। तो यहाँ पर Cl उपस्थित है, इस प्रकार से इसका नाम होगा हेलो ब्यूटेन। क्या होगा? या फिर सॉरी इस प्रकार से भी बोल सकते हैं क्लोरो ब्यूटेन। ओके, तीसरा है CH3CHO। CH3CHO किसको प्रदर्शित करता है? CHO तो एल्डिहाइड ग्रुप को प्रदर्शित करता है, अर्थात एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। तो यहाँ पर कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स है, इस प्रकार से यह होगा एथेन। और जो एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है? जो सफिक्स या जो अनुलग्न होता है एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है? तो वह अल जुड़ता है, इस प्रकार से होगा एथेनेल। ओके, क्या होगा? एथेनेल, क्योंकि इसमें एल जुड़ता है। ओके, चौथा है C5H11COOH। ओके, तो 5 कार्बन है तो इसको बोलता है पेंटेन। ओके, यहाँ पर 6 कार्बन है, इस वजह से होगा हेक्सेन। ओके, तो यहाँ पर 6 कार्बन है, इस वजह से क्या होगा? हेक्सेन। और COOH ग्रुप जुड़ा है, इस प्रकार से होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये क्या होगा? इसमें क्या जुड़ता है? सफिक्स या अनुलग्न, तो वो होता है ओइक अम्ल। तो इस प्रकार से होगा हेक्सेनोइक अम्ल। ओके, तो आप लोग 10 तक के जो एल्केन समूह का नाम है उसको याद रखिएगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा तो आपको हेल्प होगा। जैसे कि कार्बन के लिए क्या होता है? एक होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को इस साइड में बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो। जैसे कि यहाँ पर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जैसे कि मेथेन का होता है CH4, एथेन का होता है C2H6, C3H8 होता है प्रोपेन का, ब्यूटेन का होता है C4H10, पेंटेन का होता है C5H12, हेक्सेन का होता है C6H14। ये क्या है? हेक्सेन। ओके, हेप्टेन का होता है C7H18, 16 होगा। ओके, यहाँ पर 14 था, यहाँ पर 16 होगा। ओके, तो इसके पश्चात होता है ऑक्टेन। ऑक्टेन का होगा C8H18 होगा। और इसकी पश्चात है नोनेन। तो नोनेन का होता है C9H20। एवं जो डेकेन का होता है, जिसको डिकेन भी बोलते हैं, उसको होता है C10H22। ओके, तो इसको याद रखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प करेगा ताकि कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स है उसको समझने में आसानी होगा। यदि 1 होगा तो कार्बन तो वह मेथेन होगा, 2 होगा तो क्या होगा? एथेन होगा, 3 होगा तो प्रोपेन, 4 होगा तो ब्यूटेन, 5 होगा तो पेंटेन, यदि 6 होगा तो वो होगा हेक्सेन, 7 होगा तो हेप्टेन, 8 होगा तो ऑक्टेन, 9 होगा तो नोनेन, और 10 होगा तो डेकेन। ओके, तो आप लोगों को क्या है? कार्बन मॉलिक्यूल्स है उसको ही पहचानना है। ओके, तो इस प्रकार से उसका नाम क्या आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसको याद कैसे रखें? तो जैसे कि आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। यहाँ पर पहला है मेथेन CH4। ओके, इसके पश्चात क्या है? एक एक क्रम इसमें क्या है? बढ़ता जाता है। यहाँ पर कार्बन में क्या है? एक कार्बन के जो मॉलिक्यूल बढ़ा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ा, इस प्रकार से कार्बन में 1 बढ़ा तो यहाँ पर 2,
इस प्रकार से क्या है, दो दो हाइड्रोजन क्या होता है, वह मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ते जाता है एक एक कार्बन परमाणु के साथ। जैसे कि मीथेन में क्या है, CH4 होता है, तो एथेन में C2H6, यहाँ पर 3 हुआ तो 8 हो गया, 4 हो गया तो 10 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 10 तथ्य आप लोग याद रखें ताकि आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। ओके, दूसरा है एथिल तथा प्रोपिल मूलक में क्रियात्मक समूह OH जोड़कर बनाने वाले जो बनने वाले यौगिक के सूत्र लिखे। ओके, तो चलिए एथिल तथा प्रोपिल मूलक में क्रियात्मक समूह OH जोड़कर बनने वाले यौगिक के सूत्र को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दी गया एथिल तथा प्रोपिल, ये क्या है, एल्किल समूह है। ओके, एल्किल मतलब क्या, एल्किल समूह। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एथिल या प्रोपिल कैसे बनाया जाता है। जैसे कि एथिल का क्या होता है, यहाँ पर एथिल है तो यहाँ पर 2 कार्बन होगा, प्रोपिल यहाँ तो 3 कार्बन होगा। ओके, तो जैसे कि सबसे पहले एथेन के बारे में जान लेते हैं। एथेन क्या होता है, तो एथेन का जो फार्मूला होता है जैसे कि यहाँ पर डेराइव किया हूँ, C2H6 होता है। ओके, तो यदि हम लोग एल्किल बनाएंगे अर्थात एथिल बनाएंगे तो इसमें एक हाइड्रोजन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये होगा C2H5। ठीक इसी प्रकार क्या है, प्रोपिल होता है, तो प्रोपिल में क्या होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है, तो इसमें एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो यह बन जाएगा प्रोपिल मूलक, तो यह होगा C3H7। ओके, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, OH जोड़कर बनने वाला यौगिक के सूत्र। तो चलिए इसके में पीछे में OH जोड़ देते हैं, क्या होगा, सॉरी आज इसको दिख नहीं रहा। ओके, तो OH जोड़ देते हैं। ओके, तो ये जो बनने वाली यौगिक है जिसके C2H5OH C3H7OH हमको प्राप्त हुआ। तो चलिए इसके नाम को समझते हैं। जैसे कि C2H5OH, तो यहाँ पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 है, तो इस प्रकार से क्या होगा, एथेन होगा। यहाँ पर OH समूह जुड़ा है अर्थात एल्कोहल जुड़ा है, एल्कोहल जो क्रियात्मक समूह है वह जुड़ा है, इस वजह से जो इसका जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा, आल होगा, तो इस प्रकार से इसका नाम होगा एथेनॉल। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स है, इस वजह से यहाँ होगा प्रोपेनॉल। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तीसरा, मेथिल मूलक में क्रियात्मक समूह Br तथा COOH जोड़कर बनने वाले यौगिक के सूत्र लिखिए। ओके, क्वेश्चन थर्ड है कि मेथिल मूलक में क्रियात्मक समूह Br तथा COOH जोड़कर बनने वाले यौगिकों के सूत्र लिखिए। ओके, तो हमको इस बनने वाले यौगिकों का सूत्र लिखना है। जिस प्रकार से हम लोगों ने क्या एथिल तथा प्रोपिल मूलक में क्रियात्मक समूह जोड़ा, ठीक इसी प्रकार से हमको Br और COOH को जोड़ना है। ओके, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेथिल बोला गया, तो मेथिल किससे बनता है, मेथेन से। मेथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है, इसमें एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो बनता है CH3। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या बनता है, CH3। उसके पश्चात हम लोग इसमें Br जोड़ते हैं और ठीक इसी प्रकार COOH को जोड़ते हैं, तो CH3COOH। तो इसका नाम क्या होगा, तो Br होगा तो ब्रोमो और CH3 एक है क्या, मेथिल, मतलब कार्बन एक है तो क्या होगा, मेथिल, तो ये होगा ब्रोमो मेथिल। इसका नाम होगा क्या होगा, ब्रोमो मैथिल। ओके, और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर CH3COOH, यहाँ पर कार्बन के जो मॉलिक्यूल कितना है, 2 है, तो ये इस प्रकार से होगा, यहाँ एथेन होगा, क्या होगा एथेन। यहाँ पर COOH है, इसका जो अनुलग्न होता है वह OH जुड़ता है, इस प्रकार से एथेनोइक अम्ल। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इन तीनों क्वेश्चन को एवं इसके साथ ही हम लोगों ने इसके नाम को भी जानना कि किस प्रकार से हम इसका नाम को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कास्टिक सोडा का नाम सुना होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों ने कास्टिक सोडा है उसको नाम सुना होगा। इसका सूत्र NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड है अर्थात OH- के साथ सोडियम जुड़ा है। आइए OH से जुड़े एक यौगिक का उदाहरण देखें। ओके, तो जैसे कि कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा जिसको NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड भी बोला जाता है, जिसमें OH- क्या होता है, रेड आयन अर्थात OH- के साथ सोडियम जुड़ा होता है। तो चलिए OH- से जुड़े अर्थात OH से जुड़े एक यौगिक का उदाहरण देखते हैं। यदि मेथेन CH4 के एक हाइड्रोजन को OH से प्रतिस्थापित किया जाए तो मेथिल एल्कोहल CH3OH प्राप्त होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन से एक क्या है मॉलिक्यूल्स को कम करते हैं तो CH3 बनता है तथा OH को जुड़ता है तो क्या बनेगा, CH3OH। इस प्रकार से मेथिल एल्कोहल। इस तरह हमने OH युक्त 2 यौगिकों को जाना। तो पहला है हम लोगों ने सोडियम हाइड्रॉक्साइड के बारे में जाना और दूसरा है मेथिल एल्कोहल। ओके, सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा मेथिल एल्कोहल। इन दोनों यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। उपरोक्त दोनों संरचना में OH Na+ और CH3 के किस प्रकार के बंध द्वारा जुड़ा है। ओके, तो चलिए हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसके माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको नीचे में ड्राइव कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए।
ओके, तो चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा मिथिल अल्कोहल CH3OH का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को इसको पेज में बता रहा हूँ क्योंकि इस बुक में क्या है थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा, ताकि क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इस वजह से मैं क्या है आप लोगों को इस पेज में बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाए। जैसे कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्या होता है, धातु होता है, अर्थात मेटल होता है, जिसके कारण क्या करता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इस वजह से यहाँ पर सोडियम में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तथा OH क्या होता है हाइड्रोक्सिल समूह होता है, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है। ओके, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि Na+, यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में क्या है, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड। क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है अर्थात जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो उसके जो 72 अंक उसमें 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अर्थात उसके अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। इस वजह से यहाँ पर मैं डिनोट किया हूँ 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन और 1, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, तो इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग इसको बिंदु संरचना के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे कि सोडियम, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर जानते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसके 72 कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर 1 आएगा। ऑक्सीजन, ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के पश्चात कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो कितने एटॉमिक नंबर जो कितना इलेक्ट्रॉन होता है वह 72 कोष में उपस्थित होता है, तो वह है 6। तो यहाँ पर डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 5 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 6। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल जो एटॉमिक नंबर होता है वह 1 होता है, तो इस प्रकार से 1 होगा। तो इस प्रकार से यह बॉन्ड बनाता है सोडियम के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। तो इस प्रकार से इसका जो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। Na क्या है, Na यहाँ पर बॉन्ड बनेगा बिंदु संरचना के रूप में ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो इस प्रकार इन सभी का अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो जो सोडियम क्या है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो ओके, तो यहाँ पर क्या OH में क्या होता है माइनस नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब होता है, जैसे कि हम लोगों ने कुछ बंध के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से बंध, जैसे कि आयनिक बंध हो गया, संयोजी बंध, जैसे कि आप लोगों को मैंने चैप्टर 11 में भी बताया था, धातु का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स में भी जो सहसंयोजी बंध एवं आयनिक बंध दोनों के बारे में ही बताया था। आयनिक बंध के बारे में मैं यह बताया था कि जो कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी यौगिक होता है उसमें क्या होता है वह आयन के रूप में क्या होता है वह बंध बनता था। कोई भी जो यौगिक में को जो एलिमेंट्स उपस्थित होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से जो बंध बनता है उसको आयनिक बंध बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आयनिक बंध। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव जो N है अर्थात सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, इस वजह से वह ग्रुप उसको ग्रहण करता है, यहाँ पर आयनिक बंध बन रहा है। ओके, और सहसंयोजी बंध में क्या होता है, दो सहसंयोजी बंध में जो एलिमेंट्स के मध्य क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह समान रूप से विभाजन होता है, ताकि वो दोनों आपस में अष्टक पूर्ण कर सकते हैं। इस वजह से वहाँ पर समान रूप से भाजन होता है, अर्थात समान रूप से विभाजन होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग मेथिल अल्कोहल CH3OH के बारे में समझते हैं, अर्थात इस प्रकार इसका जो बिंदु संरचना वह किस प्रकार से बनेगा। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है। तो चलिए हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं, जैसे कि 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर है OH। ओके, तो चलिए O का डिनोट करते हैं, तो O ऑक्सीजन है। ओके, यह इस प्रकार से होगा। तो चलिए इसको जो बिंदु संरचना है उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर CH3 जो हमको पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है। तो इसके जो 72 को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से 4 बॉन्ड बनाता है, 1 हाइड्रोजन के साथ बना लिया, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, तो बचा क्या 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिनोट किया हूँ अर्थात दर्शाया हूँ। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। इसके 72 को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो है
6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 5, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन भी अपना बॉन्ड पूर्ण अपना बॉन्ड अर्थात अपना बॉन्ड क्या पूर्ण कर लेता है, अष्टक पूर्ण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार अपना कार्बन है वो भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसके मध्य क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार से इस CH3 और OH के मध्य यह बॉन्ड बनेगा। तो इसके मध्य जो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सहसंयोजी बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहे हैं। अर्थात इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, समान रूप से विभाजन हो रहा है एवं दोनों अपना अष्टक पूर्ण कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार के जो बंध होता है तो इसको क्या बोलता है, सहसंयोजी बंध होता है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो NaOH में क्या होता है वह आयनिक बंध होता है और CH3OH में क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है। ओके, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर वे में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन तो 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एवं 3 हाइड्रोजन। ओके, उसके पश्चात एक बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन का कितना 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ जुड़ा है, और 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड प्रदर्शित कर रहा है। तो कितना हो गया, 2 4 और 6, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर कार्बन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसका स्ट्रक्चर वे में लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा CH3OH मेथिल अल्कोहल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ आया होगा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इन दोनों यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने इन दोनों यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा CH3OH मेथिल अल्कोहल के इलेक्ट्रॉन बिंदु के बारे में समझा। ओके, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में समझा। उपरोक्त दोनों संरचना में OH हाइड्रोक्साइड Na+ और CH3 में किस प्रकार के बंधन द्वारा जुड़ा है। ओके, तो जैसे कि हम लोग ने देखा था कि जो दोनों संरचना में OH Na+ और CH3 में किस प्रकार के बंध द्वारा जुड़ा था। तो पहले में OH किस बंध के द्वारा जुड़ा था, तो वह आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा था। और जो सेकेंड में है जो CH3 वह किस बंध के द्वारा जुड़ा था, तो वह सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा था। ओके, अभी हमने दोनों यौगिकों का संरचनात्मक अध्ययन किया। ओके, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने क्या है, इसमें हम लोगों ने NaOH तथा CH3OH का संरचनात्मक तथा संरचना के रूप में अध्ययन किया। आइए अब इन यौगिकों की प्रवृत्ति को एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 1 2 बीकर या गिलास ले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले 2 बीकर या गिलास लेते। तो चलिए सबसे पहले 2 बीकर या गिलास लेते। तो मान लीजिए ये क्या है, 2 बीकर है। ओके, पहले बीकर में 5 ml जल लेकर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक छोटा टुकड़ा डालें। ओके, तो इसमें क्या डालते हैं, सबसे पहले 5 ml अर्थात 5 ml वाटर जल डालते हैं। उसके पश्चात NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक छोटा सा टुकड़ा डालते हैं। NaOH का टुकड़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड का टुकड़ा। दूसरे बीकर में 5 ml मेथिल एल्कोहल डालें। ओके, तो ये दूसरे बीकर है, इसमें क्या है, मेथिल एल्कोहल डालते हैं। कितने, 5 ml, तो CH3OH। ओके, मेथिल एल्कोहल। दोनों बीकर में रखे पदार्थ का लिटमस तथा सार्वत्रिक सूचक के साथ परीक्षण करें और नीचे दी गई सारणी में अवलोकन को लिखें। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब दोनों बीकर में रखे गए पदार्थ को लिटमस तथा सार्वत्रिक सूचक के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे और नीचे दी गई सारणी में इसका अवलोकन करके लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर सारणी 2 में दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा मेथिल अल्कोहल की प्रकृति। ओके, तो यहाँ पर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा मेथिल अल्कोहल की प्रकृति को बताना इस सारणी में। ओके, तो यहाँ पर दिया गया पदार्थ लाल लिटमस पर प्रभाव, नीले लिटमस पर प्रभाव, सार्वत्रिक सूचक के अनुसार pH मान यहाँ पर दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन और मेथिल अल्कोहल। ओके, तो सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, तो चलिए सार्वत्रिक सूचक के बारे में जान लेते हैं कि सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षारक एवं लवण में भी जाना था कि सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, विभिन्न सूचकों के मिश्रण का होता है, अर्थात विभिन्न सूचक के मिश्रण को ही सार्वत्रिक सूचक कहता है। ओके, तो सार्वत्रिक सूचक से भी क्या हम लोग अम्ल तथा क्षार की जानकारी को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अर्थात सार्वत्रिक सूचक के द्वारा भी हम लोग अम्ल एवं क्षार का पहचान कर सकते हैं। तो चलिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन और मेथिल अल्कोहल। यहाँ पर हमको लाल लिटमस पेपर पर प्रभाव, नीले लिटमस पेपर पर प्रभाव और सार्वत्रिक सूचक के अनुसार pH मान को ज्ञात करना है। ओके,
जैसे कि मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल एवं क्षारक एवं लवण में एक ट्रिक बताया था कि अम्ल एवं क्षारक को लिटमस पेपर से किस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं। कौन सा ट्रिक? तो चलिए इस ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक के बारे में बताया था, वो ट्रिक है ABR और BRB। कौन सा? ABR और BRB। ओके, तो ए से होता है एसिड, एसिड अर्थात अम्ल। बी से होता है ब्लू लिटमस पेपर, आर से होता है रेड लिटमस पेपर, और बी से होता है बेस, बेस अर्थात क्षार, और आर से होता है रेड लिटमस पेपर अर्थात लाल लिटमस पेपर, और बी से होता है ब्लू लिटमस पेपर। अर्थात इससे हम लोग जानते हैं कि जो एसिड होता है वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलता है, और जो बेस होता है वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में बदलता है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलेन है, जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलेन ही क्या होता है? बेस होता है। अर्थात बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर अर्थात लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? ब्लू में बदल देता है। अर्थात यह लाल लिटमस पेपर पर प्रभाव क्या कर देता है? इस लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, किंतु नीले लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ओके, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। किंतु जैसे कि मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल क्या होता है? यह एसिड होता है अर्थात अम्ल होता है, जिसके कारण क्या करता है? हम ब्लू लिटमस पेपर अर्थात नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में बदल देता था। नीले लिटमस पर प्रभाव इसका क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, किंतु जो लाल लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ओके, तो इसका सार्वत्रिक सूचक के अनुसार पीएच मान। ओके, यदि इसका हम लोग मेजरमेंट अर्थात इसका मापन सार्वत्रिक सूचक के साथ करेंगे तो इसका हम लोग पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारणी 2 को देखने और बंध की प्रकृति, सोडियम हाइड्रोक्साइड में आयनिक बंध और मेथिल एल्कोहल में सहसंयोजी बंध जान लेने के बाद हमने देखा कि दोनों यौगिकों में OH है, किंतु दोनों की प्रकृति एक जैसी नहीं है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने सारणी 2 में जाना था कि दोनों इसके बारे में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वह आयनिक बंध प्रदर्शित करता है, और जो मेथिल एल्कोहल होता है वह सहसंयोजी बंध को दर्शाता है। ओके, तो हमने जो इन दोनों यौगिकों में पाया कि इसमें क्या है? OH उपस्थित है, किंतु दोनों की प्रकृति एक जैसी नहीं होता। अर्थात एक क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, तो मेथिल अल्कोहल अम्ल होता है। NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन तथा CH3OH में OH हाइड्रोक्साइड समूह के रूप में उपस्थित है। ओके, तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड इस यौगिक में क्या होता है? जो OH है वह हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में उपस्थित है, जबकि जो CH3OH था जो मेथिल अल्कोहल है उसमें OH हाइड्रोक्साइड समूह के रूप में उपस्थित होता है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में जाना था कि OH क्या होता है? एक क्रियात्मक समूह होता है। ओके, चूंकि मेथिल अल्कोहल कार्बनिक यौगिक है, अतः यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करता है। ओके, तो जो कि मेथिल अल्कोहल अर्थात यहाँ पर जो CH3OH है क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है, अर्थात कार्बन का एक यौगिक है, और जो यहाँ पर OH है वो क्या करता है? एक क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करता है। इस तरह से दोनों पदार्थों का स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि OH किस मूलक के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात इस प्रकार से OH डिपेंड करता है वह किस स्थान मतलब किस कंपाउंड या फिर यौगिक के साथ जुड़ा है। यहाँ पर जो Na था सोडियम क्या होता है? धातु, धातु के साथ यहाँ पर जुड़ा है, इस वजह से यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल आयन बना रहा है, किंतु यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ जुड़ा है, अर्थात यहाँ पर क्या? मेथिल समूह के साथ जुड़ा है, अर्थात यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह का कार्य कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर यह क्या है? अलग अर्थात हाइड्रॉक्सिल समूह को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।